हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुग़ल साहित्य। और दोस्तों, मुग़ल साहित्य में जो हम पढ़ेंगे वह हम औरंगजेब के शासनकाल के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जो 1658 से 1707 तक है। और इस शासनकाल के बीच जो जो पुस्तकें या जो जो साहित्य लिखे गए हैं उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे और किसके अंदर कौन सी घटना प्राप्त होती है, दक्षिण भारत के बारे में जानकारी कौन सी पुस्तक से प्राप्त होती है, मालवा के बारे में और राजपूतों के बारे में किससे जानकारी प्राप्त होती है, और मुस्लिम कानून के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है, उस सारी चीज के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, समझना 1658 से 1707 तक के बीच के इतिहास के बारे में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस समय के इतिहासकार की बात करें। राजकीय इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। कौन थे? मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। ठीक है ना। एक बात समझना आप, राजकीय जो इतिहासकार हैं, हम अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, तो दोस्तों सभी के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार रहे हैं। जैसे अकबर के शासन में अब्बुल फजल थे, ठीक है ना, उसी तरीके से दोस्तों राजकीय इतिहासकार भी रहे हैं। तो औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय जो इतिहासकार थे मिर्जा मोहम्मद काजिम थे। अब एक बात तो आप यहाँ पर ये समझिए, जो राजकीय जो इतिहासकार है तो पहली प्रायोरिटी लिखने की इसे दी जाएगी। ठीक है ना। जैसे वर्तमान में भी जैसे राष्ट्रीय इतिहासकारों की अगर हम बात करते हैं, जैसे आधुनिक काल में तो ताराचंद जी जो राष्ट्रीय इतिहासकार थे, ठीक है ना, उस जो एक राष्ट्र के बारे में, और यहाँ पर राजकीय का प्रयोग किया जा रहा है जो एक शासक के बारे में। और एक बात आप याद रखना, जो राजकीय जो इतिहासकार होगा या जो राष्ट्रीय जो इतिहासकार होगा वो कभी शासक के बारे में गलत नहीं लिख सकता। ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने, किसने? मिर्जा मोहम्मद काजिम ने जो रचना की थी वे दोस्तों आलमगीर नामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? आलमगीर नामा की रचना की थी। ठीक है ना। इसमें दोस्तों औरंगजेब के 21 वर्ष का इतिहास है। कितने वर्ष का इतिहास? 21 वर्ष का। औरंगजेब का इसमें 21 वर्ष का इतिहास है। बाद में औरंगजेब ने इन्हें मना कर दिया और लिखने से इसे रोक दिया गया था। ठीक है ना। यह है दोस्तों आलमगीर नामा। इसकी रचना जो की थी वो दोस्तों मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी, जो राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। एक है दोस्तों नुस्खा ए दिलखुश। इसे आप समझना, इससे काफी चीजें कोई जानकारी प्राप्त होती है। नुस्खा ए दिलखुश, इसे दोस्तों भीमसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? भीमसेन ने लिखा था। इससे दोस्तों दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है? दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों ये जसवंत सिंह के साथ भी थे। किसके साथ थे? जसवंत सिंह के साथ भी थे ये। ठीक है ना। ये जसवंत सिंह के साथ भी थे। ठीक है ना। इससे जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और हम बात करें दोस्तों, आगे हम बात करें, एक पुस्तक है फुतूहात ए आलमगीरी
फुतवात ए आलमगीरी, ठीक है ना। जो फुतवात ए आलमगीरी है दोस्तों, ये नागर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नागर ने लिखी थी, ठीक है ना। इससे दोस्तों राजपूत और मालवा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? राजपूत और मालवा के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जो ये है फुतवत-ए आलमगीरी है, इसके बारे में एग्जाम में काफी बार आया है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की थी? नागर ने की थी, ठीक है ना, जिसका नाम था पूरा ईश्वर दास नागर, ठीक है ना। इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके बारे में जो राजपूत शासक हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है फुतवत-ए आलमगीरा से। और दोस्तों मालवा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये होगी दोस्तों हमारी 3 पुस्तक जो किसके शासनकाल में लिखी जाती है? औरंगजेब के शासनकाल में लिखी जाती है। और आगे की पुस्तकों के बारे में और जानते हैं। एक है दोस्तों खुलासत उत तावारीख। इसकी जो रचना की थी दोस्तों, ये बहुत अच्छी किताब है। सुजान राय भंडारी ने इसकी रचना की थी। किसने की थी? सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तावारीख की रचना की थी, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है ये। इसमें दोस्तों महाभारत से औरंगजेब के शासनकाल तक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहम्मद गोरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हुमायूं के शासनकाल के बारे में, जहांगीर के बारे में और दोस्तों शाहजहां के शासनकाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उत्तराधिकारी जो संघर्ष होता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों खुलासत उत तावारीख बहुत ही अच्छी किताब है। खुलासत उत तावारीख, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महाभारत से औरंगजेब तक कब तक है दोस्तों? महाभारत से औरंगजेब तक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। खुलासत उत तावारीख बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुजान राय भंडारी ने लिखी थी। और इस सुजान राय भंडारी दोस्तों एक लिपिक का काम करता था। तो इसके पास जैसे जैसे ये मुगल शासकों से जुड़े हुए थे उनके बारे में थोड़ा बहुत जो जानते थे किसी और के माध्यम से या खुद के माध्यम से, तो दोस्तों सारा उल्लेख किया है। लेकिन दोस्तों समझना, अगर हम बात करें बाबर से जहांगीर तक दोस्तों, जिसमें हुमायूं अकबर भी आ जाते हैं, इनके बारे में दोस्तों इसने इसमें ज्यादा उल्लेख नहीं किया। लेकिन शाहजहां और औरंगजेब के बारे में थोड़ा ज्यादा उल्लेख किया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम अगली पुस्तक की बात करते हैं। माआशरे आलमगीरी। इसे दोस्तों जो लिखा था मोहम्मद शाकी ने लिखा था। इसे किसने लिखा था? मोहम्मद शाकी ने लिखा था इसे, ठीक है ना। दोस्तों जो ये माआशरे आलमगीरी है, इसके बारे में, इससे मुगल शासनकाल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने इसे मुगल प्रशासन का गजेटियर कहा है, मुगल राज्य का गजेटियर कहा है। क्या कहा है? गजेटियर कहा है। कौन? यदुनाथ सरकार ने कहा है दोस्तों। माआशरे
आलमगीरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद साकी ने लिखी है। और दोस्तों अगर हम साकी की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में साकी एक बहुत ही अच्छा साहित्यकार में गिनती थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, एक है फतवा ए आलमगीरी। क्या नाम है? फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी, आलमगीरी इसे समझना दोस्तों, इसकी रचना 1663 ईस्वी में प्रारंभ की कराई थी। इसमें 6 इतिहासकार थे। कितने इतिहासकार थे? इसमें 6 इतिहासकार थे। इस बात को आप याद रखना, कितने थे? 6 इतिहासकार थे। लेकिन दोस्तों मुख्य जो कमान थी वह शेख निजाम के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? शेख निजाम के हाथ में थी। फतवा ए आलमगीरी में दोस्तों इस्लाम धर्म के कानून के बारे में भी जानकारी मिलती है इससे, ठीक है ना। प्रशासन के बारे में, नियमों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है फतवा ए आलमगीरी से। और इसका लिखाया जो खुद ने औरंगजेब ने ही इसकी सलाह दी थी। और दोस्तों जब ये लिखी गई थी तो काफी किताबें और भी पढ़ी गई थी, तब जाकर ये लिखी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं खफी खां का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है खफी खां, ठीक है ना। खफी खां का नाम, जिन्होंने मुंतखब उल लुबाब की रचना की थी, ठीक है ना। मुंतखब उल लुबाब, जिसे तारीख ए खफी खां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीख ए खफी खां भी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है ना, क्योंकि औरंगजेब के समय लिखी गई थी। इसमें हम बात करें तैमूर लंग से लेकर इसमें औरंगजेब और औरंगजेब के बाद दोस्तों मोहम्मद शाह तक का इसमें इतिहास है। मोहम्मद शाह जो रंगीले थे उसका भी इतिहास है इसमें मुंतखब उल लुबाब में, ठीक है ना। और दोस्तों इसकी हम बात करें, मुंतखब उल लुबाब की हम बात करें, ये मोहम्मद हाशिम ने लिखी थी इसे। किसने लिखा था? मोहम्मद हाशिम ने इसे लिखा था, ठीक है ना। ये दोस्तों बाद में जब हैदराबाद निजाम उल मुल्क के पास चले जाते हैं, ये जब हैदराबाद बनता है, निजाम उल मुल्क हैदराबाद के यहाँ चले जाते हैं, हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद चले जाते हैं और यहाँ पर दीवान के पद पर पहुंच जाते हैं। किस पर? दीवान के पद पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। निजाम उल मुल्क के पास हैदराबाद चले जाते हैं। वहीं पर दोस्तों इसने जो औरंगजेब के शासनकाल में इसे लिखना प्रारंभ कर दिया, वहीं पर इन्होंने कंप्लीट इसे किया था, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, जो ये मुंतखब उल लुबाब है, इससे दोस्तों हम बात करें बाबर से मोहम्मद शाह तक के, इसमें मोहम्मद शाह के 15 वर्ष तक का इतिहास है। कितने वर्ष तक का? 15 वर्ष तक का इतिहास है इसमें, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के 15 वर्ष तक का इतिहास है। और बाद में दोस्तों इस मोहम्मद हाशिम ने इसे 1733 ईस्वी के लगभग इसे मोहम्मद शाह को सौंपा था। किसको सौंपा था? मोहम्मद शाह को इसे सौंपा था। और दोस्तों मोहम्मद शाह ने, जिसका शासनकाल 1748 तक चलता है, ठीक है ना। मोहम्मद शाह ने क्या किया था दोस्तों? इसे मोहम्मद हाशिम के लिए दोस्तों खफी खां की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी दोस्तों? खफी खां। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, खफी खां की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी, ठीक है ना। यहां तक हो गया खफी खां की उपाधि। इसमें दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें मराठों के बारे में जानकारी मिलती है, शिवाजी की काफ़ी बढ़ाई की गई है, शिवाजी के बारे में एक मुंतखब उल लुबाब में एक अच्छा इतिहास लिखा गया है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 2 नवंबर
1659 ईस्वी को, 2 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की जो हत्या की थी, किसने की थी? ये शिवाजी ने जो अफजल खां की हत्या की थी, इसमें दोस्तों ये माना गया है शिवाजी ने अफजल खां को धोखे से मारा था, इसमें ये माना गया है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी किताब है मुंतखबुल लुबाब, ठीक है ना, जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे तारीख खफी खां भी कहा जाता है। मोहम्मद हाशिम ने इसे लिखा था औरंगजेब के शासनकाल में, और बाद में इसे मोहम्मद शाह को सौंपा था, और मोहम्मद शाह ने ही दोस्तों खफी खां की उपाधि दी थी मोहम्मद हाशिम के लिए। और दोस्तों बाद में ये कहाँ की सेवा में थे? हैदराबाद के निजाम की सेवा में थे, जब हैदराबाद एक अलग राज्य बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें ज़ेबुन्निसा की, भी हम बात कर लेते हैं। औरंगजेब की पुत्री ज़ेबुन्निसा, जिन्होंने साहित्य में एक पुस्तक लिखी थी दीवान ए मख्फी, ज़ेबुन्निसा, जिन्होंने दोस्तों दीवान ए मख्फी नामक पुस्तक की रचना की थी दोस्तों। ज़ेबुन्निसा भी दोस्तों एक साहित्यकार थी, एक अच्छी पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने रचनाएं की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट औरंगजेब तक के बारे में, साहित्य के बारे में था। और दोस्तों औरंगजेब से पहले अकबर की बात करें, जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, तो दोस्तों सभी के साहित्य पर हमारी क्लास तैयार है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप पीछे की क्लास से भी आप देख सकते हो। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।